बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, डर और ख़ौफ की भी मुख्तलिफ़ लेयर्स होती हैं। एक सतह वो होती है जिसमें आदमी डर जाता है लेकिन उसके होश हवास कायम रहते हैं और वो फ़ैसला करने की कोशिश करता है कि उसे क्या करना चाहिए। और एक लहर उसके ऊपर होती है जिसमें आदमी मुब्तला हो जाए तो उसकी क़ुव्वत फ़ैसला छिन जाती है, वो गड़बड़ा जाता है, बौखला जाता है और हड़बड़ा जाता है। तो नाज़रीन, आप 2 महीनों से ये सुन रहे हैं हुकूमत के बयानात। तकरीबन 10 वज़ीर और तर्जमान हर रोज़ एक ही बयान दे रहे हैं कि ये अपोजिशन इस्तीफ़े नहीं दे सकती, अपोजिशन में इस्तीफ़ों पर कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं है। आज भी ये जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, मुबैना वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनका बयान छपा है कि अपोजिशन में इस्तीफ़ा देने की हिम्मत है ना डर है। और शिबली फराज ने भी कहा है कि अभी तक तो अपोजिशन ने अब इस्तीफ़ों का फ़ैसला ही नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी ने भी ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अपोजिशन में इत्तफ़ाक़ राय नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है, वो हुकूमत के फ़ैसले से बाहर आ गई। उसने इस्तीफ़ों के डर से बौखला कर या परेशान होकर एक ऐसा फ़ैसला कर लिया जो उसके गले पड़ जाएगा कि सेनेट का इलेक्शन मार्च की बजाय फरवरी में कराने का फ़ैसला हो सकता है। हुकूमत कल तक इससे बैकआउट कर जाए, लेकिन कैबिनेट में ये फ़ैसला हुआ है, समरी पेश हुई है और उस पर वज़ीरों ने ब्रीफिंग भी दी है कि इलेक्शन 1 महीना पहले कराने का तरीक़ाकार क्या है। एक राय ये भी आई कि आर्डीनेंस में तब्दीली कर दी जाए, और एक राय ये आई, आर्डीनेंस से मुराद वो जो इलेक्शन एक्ट है वो, और एक ये आई कि सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला ले लिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट किसी ने बता दिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना फ़ैसला भी दे सकती है, आइन के मुताबिक जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जा सकता है। अगरचे हुकूमत का यह दावा है, वज़ीरों का जो करते रहते हैं कि सब इदारे हमारे साथ हैं, तो इसलिए उन्होंने शायद सोचा हो कि अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले सकेंगे। बहरहाल ये क्या होता है ये तो अलग बात है, लेकिन इससे ये बात तो आपके सामने खुल कर आ गई कि इस्तीफ़ों के मसले पर हुकूमत का डर किस इंतहा तक पहुँच गया है कि मार्च के इलेक्शन को फरवरी में कराने का इरादा रखती है। तो अगर इसने ये फ़ैसला वापस न लिया या इसकी तरदीद न की, तो फिर अपोजिशन के लिए अपनी हिकमत अमली बदलने का और या उसे तेज़ करने का एक मौका आ गया है। और अपोजिशन मेरे ख़्याल में अगर ये हुकूमत का फ़ैसला कायम रहा तो कल या परसों वो अपनी स्ट्रेटजी में कुछ तब्दीली का फ़ैसला करेंगे, और उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने तब्दीली का फ़ैसला न किया तो फिर वो गोया कि हुकूमत को वाकओवर देने की कोशिश करेंगे। अगरचे ये वाकओवर इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल पुख्ता इतलात है और बहुत सारे लोगों के पास है। ख़ुद PTI वाले मानते हैं कि PTI के बहुत से अरकान, मैं ये नहीं कहता कि उनकी अक्सरियत, लेकिन एक खासा बड़ा तबका जो बहुत काबिल लिहाज गिनती रखता है, वो सेनेट के इलेक्शन में बगावत का इरादा रखता है। इसी बात से डर कर इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इलेक्शन शो ऑफ हैंड के ज़रिए होंगे। ये फ़ैसला तो उन्होंने बहुत पहले से कर रखा था, आज उसकी तौसीक की है। शो ऑफ हैंड से मतलब ये है कि वो कोई रुकन जो है वो बागी ना होने पाए। तो यानी 2 किस्म के डर हैं जिन्होंने हुकूमत को घेरे में ले लिया है। और एक तीसरा डर मैं आपको बता दूं कि कुछ ख़बरें हैं कि फरवरी में कोई शायद भूचाल आ जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई ज़मीन पैरों तले से निकल जाए, कुछ ऐसी इतलात, मुझे नहीं पता ये किस कदर सच्ची हैं, लेकिन हुकूमत तक ये पहुँचाई गई हैं। और हुकूमत ने आज कैबिनेट के इजलास में इन अफवाहों को या इन इतलात को भी ज़ेर बहस लाया गया है। ये शाम तक की सूरत हाल थी कि शाह महमूद कुरैशी बड़े एतमाद और तयक्कुन से कह रहे थे कि अपोजिशन में कोई इस्तीफ़े का प्रोग्राम नहीं है, और उन्होंने बड़ी एक अदाकाराना अंदाज में अपोजिशन के मुतालबे को कि इस्तीफ़ा दे दो और असम्बलियाँ तोड़ दो को रिजेक्ट कर दिया। और बिल्कुल जिस तरह नवाज़ शरीफ की एक फ़ैसला रद्द करने की ट्वीट आई थी, उसी लहजे में उन्होंने, और ये उन्हें पता नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 2 घंटे के बाद काबीना के इजलास में जो खौफ तारी है उसकी खबर इस तरह बाहर आ जाएगी, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था। और यही हालत शिबली फराज की है, वो भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बुखलाई फिर रहे थे। और आज उन्होंने एक दिलचस्प बयान दिया है कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त कायल है, उस पर कारबंद है, और आज़ादी सहाफ़त के लिए वो हर तरह की, क्या कहना चाहिए, आज़ादी सहाफ़त पर कोई आँच नहीं आने देगी। ये वो शिबली फराज है जिनको पूरा पता है कि जलसे के दिन क्या होता रहा। अखबारात के दफातर में टेलीफोन, व्हाट्सएप जाते रहे और धमकी आमेज़ इंतबाही किस्म के मैसेज जाते रहे कि आपने जलसा इस तरह नहीं दिखाना है, बल्कि मॉनिटरिंग का हाल ये था कि किसी चैनल पर अगर कोई गैदरिंग तस्वीर अच्छी अगर चलने लगती तो फ़ौरन फ़ोन करके उसे रुकवा दिया जाता। और यहाँ तक
यहाँ तक हुआ कि टीवी चैनल्स को फुटेज भेजी गई जो जलसा शुरू होने से बहुत पहले की थी और हदायत की गई कि ये इस फुटेज को मुकर्ररीन की तकरीरों के साथ जोड़ कर दिखाओ। तो ये क्या आज़ादी सहाफ़त थी? ये शिबली फराज साहब को पता है, और इसके बावजूद वो अगर ये कहते हैं कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त की पाबंद है, तो ये उसी तरह की बात है जिस तरह हर हफ्ते महंगाई का एक बड़ा झटका देने के बाद हुकूमत का बयान आता है कि वो तो आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ दिलाने के लिए आए हैं। तो शिबली फराज साहब का तो तज़किरा बीच में ऐसे ही आ गया, लेकिन हालात किस तरह बदल रहे हैं उसका एक वाक़या अगर आपने नोटिस किया हो, और मेरे ख्याल है आप में से बहुत सारों ने वो वीडियो देख ली होगी जो आज टीवी को पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दिया था। उसकी वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी। उसका खुलासा ये है कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन की रात 9 बजे तक इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया था कि नवाज़ शरीफ जीत रहा है और दोबारा हुकूमत उसी की बनेगी। ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब में वो क्लीन स्वीप कर रहा है और सेंट्रल पंजाब में उसके अलावा कोई किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीत रहा। तो चुनाचे 9 बजे फ़ैसला किया गया कि ये अब इसको रोका जाए। चुनाचे जो गिनती में तब्दीली हुई और जो भी सिस्टम बैठा और जिस तरह नतीजे बदले गए वो सारे 9 बजे के बाद हुए, और उसके तहत कराची से MQM की जो जीती हुई सीटें थी वो तहरीक इंसाफ को दे दी गई जाली तरीके से। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना है। इसमें इंकशाफ वाली बात कोई नहीं है, सब सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ था। इसमें अहम बात ये नहीं है कि इंकशाफ क्या हुआ, इसमें अहम बात ये है कि मुस्तफ़ा कमाल को आप जानते हैं कि वो कौन है। वो निज़ाम का आदमी है, इसी निज़ाम का आदमी जो इस वक्त नाफिज़ है। और सिक्का बंद मुहब्बे वतन आप उसको कह सकते हैं, सादक कह सकते हैं, अमीन कह सकते हैं, क्योंकि जो मुरवजा मयार बना है सादक और अमीन और मुहब्बे वतन होने का, उसकी सारी शर्तें मुस्तफ़ा कमाल पूर कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनके सर पर कोई हाथ ना हो और वो ऐसा इंटरव्यू दे दें। तो ये बात सोचनी है कि मुस्तफ़ा कमाल ने ये इंटरव्यू किसके कहने पर या किसकी आशीर्वाद के साथ दिया है। यानी आप बात समझ आइए कि खिचड़ी हाउस में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है जिसका ये एक दाना है मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में सामने आया है। शायद ऐसी ही कुछ इतलात हैं जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंची हैं और कैबिनेट में पहुंची हैं और हुक्मरान पार्टी को पहुंची हैं। इसलिए उनकी गुफ्तगू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एतमाद जो नॉर्मल हालात में होता है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि शाह महमूद कुरैशी जो अदाकारी के बहुत माहिर हैं, और बहरहाल उनका अपना फ़ैसला है कि वो सियासत में आ गए। अगर अदाकारी में जाते तो शायद वहाँ ज़्यादा सिक्का जमाते, ज़्यादा झंडे गाड़ते। तो उनकी अदाकारी में भी कुछ खौफ झलक रहा था जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि अगर इन्होंने हमारी हुकूमत नहीं चलने दी तो फिर कल इनकी हुकूमत आएगी तो हम उनको भी नहीं चलने देंगे। ये एक खौफ की अलामत है। ये अलग बात है कि कुरैशी साहब ने जो कहा है वो उस पर अमल इसलिए नहीं हो सकता कि जब हुकूमत फ़र्ज़ कीजिए ख़त्म हो जाती है या नए इलेक्शन हो जाते हैं तो PTI अवाम के सामने किस तरह जाएगी, अवाम का सामना किस तरह करेगी। आपको याद होगा कि अयूब खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक चली थी तो उससे चीनी चोर का नाम दिया गया था, और PTI को क्या क्या खिताब दे रही है वो तो इनकी एक लंबी फहरिस्त है। आटा चोर, चीनी चोर, तेल चोर, LNG चोर, वोट चोर, गैस चोर, दवाएं चोर, यानी कितने स्कैंडल हैं। वो हर स्कैंडल जिनके नाम के साथ जुड़ गया है और अवाम इनको वही लक़ब दे रहे हैं जो पिछले 3 साल से ये अपोजिशन को देते आए हैं। और आज बिलावल ने एक बड़ी अच्छी बात की, कहा कि आप 2.5 साल से 2 साल से शोर बचा रहे हैं कि ये अपोजिशन चोर है। चोरी तो आपने इतने अरसे में एक भी साबित नहीं कर सके, जबकि आपके पास मुकम्मल इख्तियार है और आपके बकौल इदारे आपके साथ हैं, तमाम इदारे आपके साथ एक पेज पर हैं, आपको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। तो जासूसी, इंटेलिजेंस, तफ्तीश, जितने ज़राए हो सकते हैं वो सारे के सारे हुकूमत के पास हैं, और हुकूमत के पास ही नहीं है बल्कि हुकूमत की मुकम्मल गिरफ्त में है। इसके बावजूद वो चोरी का कोई इल्ज़ाम किसी पर कोई साबित नहीं कर सके, तो मतलब ये था कि ये झूठ है। और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम आते हैं वो तो किसी मुकदमा चलने के बगैर ही साबित हो चुके हैं, क्योंकि आवाम की जेबों से जब रकम निकलवाई गई दवाओं की मद में, आटे की मद में, चीनी की मद में, तेल की मद में, तो वो उस पर तो किसी मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आवाम की अदालत ने ऐलान कर दिया है कि आप चोर हैं। तो जनाब अगर आपकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और नई हुकूमत आई तो आप किस तरह इस हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि आपका तो सड़कों पर निकलना ही तकरीबन नामुमकिन होगा। कैबिनेट में वो रिपोर्ट भी ज़ेर बहस आई जिसको इन्होंने रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने हुक्म दिया कि इसको मेड पब्लिक किया जाए, वो नशर हो गई। उस रिपोर्ट के इंकशाफात पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि
ये पेट्रोल की मद में कितना बड़ा डाका किस तरह डाला गया, यानी मंजूर नज़र कंपनियों ने तेल को स्टॉक कर लिया, ज़ख़ीरा कर लिया और उनकी सप्लाई बंद कर दी। और जब तक वज़ीर आज़म ने तेल महंगा करने की मंजूरी नहीं दी, इन कंपनियों ने, जो सब के सब PTI के लोगों की हैं और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, जो इस सारी वारदात के इंजीनियर थे और सुपरवाइज़र थे और इम्प्लीमेंटर थे, यानी नदीम बाबर साहब, तो उसमें कितने 100 अरब रुपए का डाका डाला गया। और उसके बावजूद ये रिपोर्ट जब इदारों ने बनाई तो उसे हुकूमत ने दबा दिया, लेकिन अदालत के हुक्म पर उसे सामने लाना पड़ा। और ये क्रेडिट हुकूमत का नहीं है, अदालत का है, जिसके हुक्म पर ये रिपोर्ट बाहर आई। और अब ये कह रहे हैं कि जनाब कार्रवाई होगी। कार्रवाई कैसे होगी? नदीम बाबर साहब तो आपकी कैबिनेट में बैठे हैं और जिन जिन लोगों को फ़ायदा पहुँचा वो सारी PTI के वो क्या कहना चाहिए, वो जो अपोजिशन कहती है कि ATM मशीनें हैं। तो जनाब एक ये तो माशी लूट मार की और सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो शिबली फराज ने कहा, एक रिपोर्ट जारी हुई जो कि आलमी तंजीम आज़ादी सहावत के बारे में हवाले से, रिपोर्टर्स आउट ऑफ बॉर्डर, इसने जो रिपोर्ट जारी की है कि किस मुल्क में आज़ादी सहावत की क्या सूरत हाल है। 180 मुल्कों की लिस्ट है, तकरीबन दुनिया के तमाम मुल्क इसमें आ जाते हैं। तो उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का जो इंडेक्स है वो पिछले साल से भी 3 पॉइंट नीचे आ गया है। पिछले साल ये उससे पिछले साल की निस्बत कम हुआ था और अब ये मज़ीद 3% कम हो गया है। और इस वक्त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी 23 पॉइंट नीचे आ गया है। यानी अफ़गानिस्तान जो एक तवील मुद्दत से खाना जंगी और गैर मुल्की कब्ज़े और एक हौलनाक फसाद की जद में है और हर रोज़ वहाँ बम धमाके होते हैं, कत्ल व गारत गरी होती है। और वहाँ भी सहाफ़त की जो सूरत हाल है आज़ादी सहाफ़त की, वो पाकिस्तान से 23 पॉइंट बेहतर है। ये शर्म का मुकाम है या अफसोस का मुकाम है या दर्द और कर्ब में मुब्तला होने का मुकाम है? अब इस पर क्या कहा जा सकता है कि जब ऐसी सूरत हाल पर भी वज़ीर इत्तलात ये फरमाएँ कि हम तो आज़ादी सहाफ़त के कायल हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो कहते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के कायल है। तो ख़ुलासा ये है कि सियासी बहरान जो है वो बदस्तूर शदीद है और शदीद होता जाएगा। इस बहरान के हल होने का कोई और रास्ता नहीं है। जो हुकूमत सोच रही है या जो इदारे सोच रहे हैं वो बहरान का हल नहीं है। बहरान का हल ये है कि इसे हल किया जाए, इसे दबाया नहीं जा सकता। तो देखिए ये इदारे कब हरकत में आते हैं, क्योंकि ये निज़ाम मसनूई है, ये नॉर्मल प्रोसेस के ज़रिए नहीं आया है, ये ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। तो जो इसे ज़बरदस्ती मुसल्लत करने वाले हैं वही इसे हटाकर कोई हल का रास्ता तलाश कर सकते हैं। और अपोजिशन जो है वो इसी तरफ आगे बढ़ रही है। और ये मुस्लिम लीग का एक बहुत अच्छा फ़ैसला सामने आया जो इस सूरत हाल को हल करने के लिए दबाव में इजाफे का बास बनेगा। वो ये है कि डिवीज़नल जलसों से के साथ साथ मुस्लिम लीग अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू करेगी। ज़ाहिर है इसमें गिरफ्तारियाँ होंगी, पकड़ दकड़ होगी, मुकदमे बनेंगे, नैब हरकत में आएगा, FIA हरकत में आएगा। लेकिन जब अवामी राब्ते की तहरीक का फ़ैसला कोई जमात करती है तो वो राब्ता फिर होकर रहता है। नाज़रीन इसी बात पर इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।